गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी? बढ़िया एकदम। चलिए, तो मैं रमन तिवारी, आपका फिजिक्स टीचर, और यह है इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, इसके पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी का एक लेक्चर दे दिया है जिसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने चार्ज के बारे में बेसिक बातें की है। तो आइए, टाइम को वेस्ट किए बिना लेक्चर की करते हैं शुरुआत। लेट्स कंसंट्रेट हियर, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। क्या होती है विद्युत धारा? तो डिफिनेशन पहले मैं लिखता हूं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। The rate of flow of charges is called electric current। यानी करंट किसे कहते हैं? चार्जेस के फ्लो के रेट को बाबू करंट कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। करंट किसे कहते हैं? धारा किसे कहते हैं? आवेशों की प्रवाह की दर को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा, कि आवेश किस रेट से फ्लो हो रहा है। ठीक है, आई बराबर हो जाता है बच्चों Q बाई टी। आई बराबर क्या हो जाता है बच्चों? Q बाई आई बराबर हो जाता है Q बाई टी। करंट को हम लोग I से दिखाते हैं, और Q का मतलब होता है बच्चों चार्ज। Q का मतलब होता है चार्ज, और T का मतलब होता है टाइम, यानी चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज अपॉन टाइम को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो करंट बराबर हो जाएगा चार्ज बाई टाइम। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आई बराबर Q बाई टी। ये दोनों चीज पर डिपेंड करेगा, चार्ज पे और टाइम पर, मतलब कितने समय में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, इस बात पर ये डिपेंड करता है। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है बात कि इसको दिखाते कैसे हैं। तो इट इज डिनोटेड बाई आई। इसको हम लोग करंट को आई से दिखाते हैं, इसका सिंबल आई होता है बच्चों। ठीक है, फिर ये कौन सी क्वांटिटी है? तो इट इज स्केलर क्वांटिटी। इट इज स्केलर क्वांटिटी। यह एक अदिश राशि है। एक एक टर्म में क्लियर करूंगा बच्चों, बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि आपका एग्जाम का भी पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो चुका है। देखो, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, डजंट मैटर, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इट इज स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ तक ठीक है। और क्या हम लोग बातें करते हैं इसमें? इसके पास डायरेक्शन होता है कि नहीं? इट हैज ओन डायरेक्शन। इट हैज ओन डायरेक्शन। इसके पास दिशा होती है। अब आप कहोगे सर, अगर इसके पास दिशा होती है तो फिर यह वेक्टर क्यों नहीं है, यह स्केलर ही क्यों है सर? तो देखिए, इसके पास दिशा होती है फिर भी यह वेक्टर नहीं होता है, क्योंकि यह वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है? आपको आगे के क्लास में पढ़ना है कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है। आपको नेक्स्ट क्लास में, क्लास 12th में, या फिर क्लास 12th में ही इसको पढ़ना है कि वेक्टर लॉ ऑफ 11th में भी कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। तो इसका चिंता आप ना करें, इतना जाने कि यह स्केलर क्वांटिटी है, भले ही इसके पास दिशा होती है। कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, बताओ करंट की दिशा होती है कि नहीं? तो बच्चे सोचते हैं स्केलर है, नहीं होती है। नो सर, ये गलत है। करंट की अपनी दिशा होती है, फिर भी यह स्केलर है, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्लियर है बच्चों? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। फिर आगे बात की जाए अगर इसकी एसआई यूनिट की, तो इसका जो एसआई यूनिट है वह होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, एंड्री मैरी एम्पियर एक फिजिसिस्ट हैं, उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के सम्मान में इसका नाम रखा गया है एम्पियर। और चार्ज का मात्रक आपको पता ही है, कूलम। और टाइम का क्या होता है बच्चों? सेकंड होता है। तो कूलम पर, और यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। ये इक्विवेलेंट है। 1 एम्पियर जो है 1 कूलम पर सेकेंड के क्या होता है? इक्विवेलेंट होता है। इसी के जगह पे एम्पियर रखा गया है। तो इसको नोट करो बच्चों। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ने वाले हैं 1 एम्पियर करंट को, जिसको 1 एम्पियर करंट को हम डिफाइन करने वाले हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि 1 एम्पियर का करंट क्या होता है, या फिर 1 एम्पियर की धारा का मतलब क्या समझते हैं। तो जरा मुझे बता, आई बराबर होता है Q बाई टी होता है। अगर Q 1 कूलम हो जाए और टाइम 1 सेकेंड हो जाए, तो क्या I 1 एम्पियर होगा? क्या I 1 एम्पियर होगा? एकदम होगा। तो फिर जब चार्ज 1 कूलम का होता है और टाइम 1 सेकेंड होता है, तब करंट होता है 1 एम्पियर। मतलब क्या हुआ? मतलब कि अगर एवरी सेकेंड में, हर एक सेकेंड में, अगर एवरी सेकेंड में
हर एक सेकेंड में बच्चों अगर 1 कूलाम का चार्ज फ्लो होता है तो उसको 1 एम्पियर का करंट बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि कोई कंडक्टर है, ये क्या है, कोई कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में बाबू 1 कूलाम का चार्ज हर एक सेकेंड में फ्लो होने लगे, 1 कूलाम का चार्ज हर एक सेकेंड में अगर फ्लो होने लगे तो हम बोलेंगे क्या कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ, इफ 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू conductor in per unit time then current will be 1 ampere। ठीक है, if 1 coulomb of charge flowing through conductor in per unit time then current will be 1 ampere। मतलब अगर किसी कंडक्टर से हर एक सेकंड में 1 कूलम का चार्ज बहे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, 1 एम्पियर का करंट बोलते हैं। क्लियर हुआ, याद रहेगा। ठीक है, एक बात और बच्चों जानो आप लोग कि अगर किसी कंडक्टर में करंट बह रहा है यानी चार्ज बह रहा है, और चार्ज बह रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। क्या बह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। चार्ज के रूप में इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपको पता है, तो चार्ज के रूप में इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं। यानी कि अगर किसी कंडक्टर से, जैसे मान लो कि बुक में एक फॉर्मूला तुमने देखा होगा, I बराबर होता है NE/T। क्या पता आपने ऑब्जर्व किया, जो कि Q/T का ही इक्विवेलेंट होता है। ये NE/T कहाँ से आया, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। NE/T कहाँ से आया, देखिए अगर किसी कंडक्टर में 1 इलेक्ट्रॉन बह गया तो कितना चार्ज बहा, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी Q बराबर 1 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन बह गया तो Q बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर किसी कंडक्टर में n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो गए, n इलेक्ट्रॉन्स, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, Ne, जहां पर n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो यही Q बराबर हो जाएगा बच्चों Ne, यानी कि n इंटू ई, मतलब कई सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो फिर वो चार्ज के इक्वल होता है। क्योंकि कंडक्टर में चार्ज के रूप में इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं, पता है ना इलेक्ट्रॉन्स पे कितने चार्ज होते हैं, लिख देता हूं। 1 इलेक्ट्रॉन पे बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का, -19 कूलम का चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन पे। याद रखना, जिन्हें याद है अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं याद है याद कर लो कि 1 इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का क्या होता है बच्चों, चार्ज होता है। I बराबर Ne/T रट लेना, और Q/T एसआई की बात की जाए कूलम पर सेकंड या फिर एम्पियर होता है, याद रहेगा। अब ये क्वेश्चन मेरे तरफ से आपके लिए बच्चों, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि 1 कूलम चार्ज में, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। आपको बताना है कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, एक आपके लिए क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब देते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर करना है। एकदम जुड़ के रहिए और मस्त पढ़ते रहिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें और इसका फ़ायदा उठा सकें। और आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है बच्चों कि इस छठ के अवसर पर मैं आपके लिए एक खुशखबरी दे रहा हूँ कि मैं अब क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव फिजिक्स चालू करने वाला हूँ। क्योंकि आपको पता है बिहार बोर्ड की बात की जाए चाहे सीबीएसई बोर्ड की बात की जाए, दोनों में ऑब्जेक्टिव पैटर्न लागू हो चुका है। तो मैं फुल ऑब्जेक्टिव का सीरीज चलाने वाला हूं, ठीक है, जिसमें डेली बाय डेली 10 से 20 क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव, वो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ह्यूमन आइज के कुछ थोड़े बहुत टॉपिक, जिसमें स्केचिंग ऑफ लाइट, ये सारी चीज़ों को उसमें डिस्कस करते हुए, और उसके बाद से इलेक्ट्रिसिटी के भी, ठीक है, मतलब हर एक टॉपिक पे मैं वहाँ पर आपको लिए ऑब्जेक्टिव लाऊंगा डेली बाय डेली। इसलिए आप सारे बच्चों को जोड़ दें, ठीक है, और बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट करो। फिर मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ करंट के बारे में। नोट करो। अब है टाइप्स ऑफ करंट, यानी धारा के प्रकार। देखिए बच्चों, धारा के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है डायरेक्ट करंट, एक होता है क्या, डायरेक्ट करंट, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों डीसी, और दूसरा होता है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एसी। तो डीसी क्या होता है और एसी क्या होता है, नाम सुना होगा आपने, डीसी और एसी। बैटरी से जो करंट निकलता है उसको डीसी कहते हैं, और हमारे घर में जो करंट आता है जिसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। एसी जनरेटर जो करंट प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग एसी कहते हैं। तो डीसी और एसी दोनों बहुत फर्क है, काफ़ी डिटेल में पढ़ना होता है कि एसी क्या है, डीसी क्या है। तो फिर जब करंट के बारे में वो क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में इसको बढ़िया से एक्सप्लेन किया जाता है, और आगे पढ़ना डीसी क्या है, एसी क्या है। एसी तो एक चैप्टर ही बन जाता है बड़े बड़े क्लासों में, ठीक है, 11th 12th क्लास में जाइएगा तो आप देखिएगा अल्टरनेटिंग करंट एक चैप्टर ही है।
तो डिटेल में पढ़ना, फिलहाल इतना जान लो कि डायरेक्ट करंट किसे कहते हैं, जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जिसकी वैल्यू क्या हो, नहीं बदलती हो, जिसका डायरेक्शन क्या हो, फिक्स हो, नहीं बदलता हो, ठीक है। तो इट डज नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड। ऐसा करंट जो अपने मैग्नीट्यूड को नहीं बदलता है, फिक्स रखता है अपने आप को, उसे हम लोग कहते हैं डीसी यानी डायरेक्ट करंट। और ऐसा करंट जो अपनी वैल्यू को बदलता है, अपनी डायरेक्शन को बदलता है, ठीक है, इट चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ऐसा करंट जो अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज करता है एवरी टाइम, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट। और जो अपने मैग्नीट्यूड को, डायरेक्शन को फिक्स रखे, उसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट करंट, ठीक है। डायरेक्ट करंट का जब ग्राफ बनाया जाता है ना, तो कुछ ऐसा आता है, मान लीजिए टाइम यहाँ पर और यहाँ पे करंट को दिखाना हो, तो इसका ग्राफ हमको ऐसा मिलता है, ठीक है। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में यह क्या रहता है बच्चों, स्टेबल रहता है। वहीं जब एसी का आप ग्राफ बनाइएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, एसी का अगर आप ग्राफ बनाइएगा बच्चों टाइम के रिस्पेक्ट में, तो कुछ ऐसा ग्राफ सामने आएगा, वेव के जैसा। कैसा ग्राफ सामने आएगा, ठीक है। एसी करंट कुछ ऐसा वेव के जैसा चलता है, और डीसी करंट स्ट्रेट लाइन में चलता है, ठीक है। डीसी करंट को स्टेडी करंट भी कुछ लोग कहते हैं, ठीक है ना, स्टेडी करंट। कुछ किताबें इसको स्टेडी करंट के भी नाम से जानती हैं, मतलब कि ऐसी करंट जो लगातार हो, फिक्स हो, सही डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सिंबल क्या होता है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, किसके नाम पे रखा गया था, 1 एम्पियर करंट को भी हमने डिफाइन किया, फिर हमने टाइप्स ऑफ करंट भी पढ़ा, फिर हमने एक कूलम में, एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया हमने। मैंने हर वो छोटी छोटी चीज़ें, हर वो बेसिक चीज़ें हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया है। तो फटाफट दोस्तों के बीच शेयर कर दें, ठीक है, और मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें बच्चों, ठीक है। तो लाइक से हमको भी मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए लेते हैं यहीं पे ब्रेक। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।